and welcome back. Let's get started what we have left behind. We were discussing about periodontics. Synopsis कर रहे थे periodontics का और हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं. आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत लोग पूछते भी हैं और हमें पता भी होना चाहिए. बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों के दांत में और बड़ों के दांत में ऐसा क्या फर्क होता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई थिंक मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है एंड आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगे. So this is very important difference between deciduous and permanent teeth. A lot of questions, which is the smallest tooth, which is that. So we will be going to discuss all of this in this video. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट प्राइमरी टीथ कौन सा होता है दांत में. बच्चों में सबसे छोटा दांत कौन सा होता है. तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे छोटा दांत जो होता है बच्चों के अंदर वो होता है उनका लोअर सेंट्रल इंसाइजर. सबसे पहले बच्चे के मुंह में लोअर सेंट्रल इंसाइजर निकलता है, वो सबसे छोटा दांत होता है. उसके बाद बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइमरी मोलर, सबसे पहला सबसे छोटा मोलर कौन सा होता है बच्चों में. तो जो ऊपर के जबड़े में होता है, मैक्सिला में जो पहला मोलर होता है वो सबसे छोटा होता है. ठीक है, तो बच्चों के दांत में हमें दो चीजें पता चली कि सबसे छोटा दांत पूरी ओरल कैविटी में लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है, सबसे छोटा मोलर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर होता है. फिर मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल इज प्रेजेंट है. एक नया नाम है मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल. कि किस कहाँ पे होता है, किसके लिए कहा जाता है. तो जो हम बता देते हैं आपको कि जो प्राइमरी दांतों में मैक्सिला का पहला मोलर होता है उसमें एक वेल डेवलप्ड सर्वाइकल रिज होती है इन अपर फर्स्ट मोलर. ठीक है, उसको हम मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल बोलते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल. तो मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल क्या होता है, कुछ नहीं होता है. जो हमारा सबसे प्राइमरी वाला पहला मैक्सिलरी मोलर होता है, फर्स्ट मैक्सिलरी जो मोलर होता है उसके अंदर जो सर्वाइकल रिज होती है वेल डेवलप जब हो जाती है तो हम उसको मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल कहते हैं. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो हमारा सबसे छोटा मोलर होता है उसके अंदर मोलर ऑफ ज़कर कैंडल होता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा हुआ है कि जो प्राइमरी मोलर रिजेंबलिंग परमानेंट प्री मोलर्स, ऐसे कौन सा मोलर होते हैं जो प्री मोलर्स ऑफ परमानेंट टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजेंबल करते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइमरी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. तो प्राइमरी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की काफी सारी बातें यहाँ पे शेयर की गई हैं. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो होता है सबसे छोटा होता है. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में मोलर ट्यूबरकल ऑफ ज़कर कैंडल होता है. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर रिजेंबल करता है प्री मोलर्स को. फिर आगे इसमें बात करी हुई है कि प्राइमरी मैक्सिलरी सेकंड मोलर किसको रिजेंबल करता है. अब मैक्सिला का जो सेकंड मोलर होता है वो किसको रिजेंबल करता है, वो रिजेंबल करता है हमारे परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर को. जो परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से प्राइमरी मैंडिबुलर सेकंड मोलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर को. मतलब आपके बच्चों के दांत के जो सेकंड मोलर हैं वो परमानेंट की फर्स्ट मोलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, रिस्पेक्टिव जॉज में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, प्राइमरी मोलर विच डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द परमानेंट टीथ, किसी भी परमानेंट टीथ को रिजेंबल नहीं करता, ऐसा कौन सा प्राइमरी मोलर होता है. एंड द आंसर इज प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. जो मैंडिबल का पहला मोलर होता है वो किसी भी परमानेंट दांत से रिजेंबल नहीं करता, वो बिल्कुल अलग सा रहता है, अलग सी उसकी शेप होती है. अब हम पढ़ेंगे कि जो लॉन्ग शार्प मीजोलिंगुअल कस्प होता है इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ. ठीक है, आंसर इसका है डेसिडुअस फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर. ठीक है, फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर में एक ऐसा कस्प होता है जो बहुत ही शार्प सा होता है, लॉन्ग शार्प होता है, वो मीजोलिंगुअल वाला कस्प होता है. तो इस वजह से भी उसकी थोड़ी शेप अलग हो जाती है, इसकी वजह से वो किसी भी परमानेंट दांत को रिजेंबल नहीं करता. फिफ्थ कस्प ऑफ कस्प कैराबेली इज प्रेजेंट इन प्राइमरी मैक्सिलरी सेकंड मोलर. जो हमारा सेकंड मोलर है मैक्सिला का, जो रिजेंबल करता है हमारे परमानेंट फर्स्ट मोलर को, उसके अंदर एक कस्प होता है जिसको हम कस्प कैराबेली कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है. फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही पूछा जाता है कि कस्प ऑफ कैराबेली कहाँ पर होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के दांत में जो दूसरा वाला ऊपर के जबड़े में मोलर होता है उसके अंदर कस्प ऑफ कैराबेली मिलेगा, पहला वाला नहीं, दूसरे वाला. प्राइमरी मोलर इन विच एनाटॉमी ऑफ पल्प कॉन्ट्राइंडिकेट्स द एमओडी प्रिपरेशन, मतलब एमओडी प्रिपरेशन को बनाने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब नहीं बन पाता, दैट इज योर मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. तो हमारा मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर जो है प्राइमरी दांतों में ना तो वो किसी से रिजेंबल करता है, उसमें एक लॉन्ग सिलेंडर कस्प भी होता है और वो
एमओडी प्रिपरेशन के लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप्ड एट एज ऑफ चाइल्ड लाइक 1.5 years। जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देनी चाहिए। सर्वाइकल मीजियोबक्कल रिज इज अ फीचर ऑफ, अब एक नई टाइप का इसमें क्वेश्चन है कि सर्वाइकल मीजियोबक्कल एक रिज होती है जो बक्कल साइड पे होती है, मीजो साइड पे होती है, सर्वाइकल एरिया में एक रिज होती है। वो मैंडिबुलर प्राइमरी फर्स्ट मोलर जो है हमारा, जो किसी को भी रिजेंबल नहीं करता है, जिसके अंदर एक लॉन्ग सिलेंडर कस्प होता है जो एमओडी प्रिपरेशन के लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसके अंदर एक रिज होती है जिसको हम सर्वाइकल मीजियोबक्कल कस्प सर्वाइकल मीजियोबक्कल रिज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइमरी टूथ मोस्ट ससेप्टेबल टू केरीज, तो कौन सा टूथ होता है जो सबसे ज्यादा केरीज के लिए ससेप्टेबल होता है? एंड द आंसर इज मैंडिबुलर सेकंड मोलर। जो मैंडिबुलर सेकंड मोलर होता है उसमें केरीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जितने भी पीरियोडोंटिस्ट आप देखोगे मिलोगे उनको देखना, उनके पास हमेशा अगर आप कोई दांत लेने जाओगे तो सबसे ज्यादा मैंडिबुलर सेकंड मोलर का चांसेस होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा उसमें केरीज लगने के चांसेस होते हैं। जो मैंडिबुलर सेकंड मोलर नीचे का जो सेकंड मोलर होता है उसमें सबसे चांसेस होते हैं कीड़ा लगने का। ठीक है, कीड़ा लगने का सबसे ज्यादा चांस होता है उसके अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें पूछेंगे कि टीथ लीस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन नर्सिंग बॉटल केरीज और टीथ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन नर्सिंग केरीज। सबसे कम जो इन्वॉल्व होते हैं वो मैंडिबुलर इंसाइजर्स होते हैं और मैक्सिलर इंसाइजर्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज के लिए। वैसे तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि उल्टा है, क्योंकि मैंडिबल में नहीं, मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या है। क्योंकि मैंडिबल वाले एरिया में सलाइवा ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ पे केरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिलरी एरिया में सलाइवा वगैरह नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे केरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि दोनों आगे के दांत हैं, तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा तो उसके आगे के दांत अफेक्टेड रहते हैं। आगे वाला मैक्सिलम वाला पार्ट जो इंसाइजर का होता है उसमें सबसे ज्यादा केरीज के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस थे जो हर कोई पूछता है कि सबसे छोटा दांत कौन सा है और कौन सा किसको रिजेंबल करता है, कौन सा रिजेंबल नहीं करता, कस्प ऑफ कैरेबल है, और ये रिज हो गई हमारी सर्वाइकल मीजोबक्कल रिज हो गई, और ये जो हमारे कस्प ऑफ कैरेबल है मोलर ट्यूबरकल ऑफ सर्कल कैंटल हो गया, ये सब पूछा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस परमानेंट और डेसिडियस में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, क्या सीन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। डेसिडियस टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं दांत। डेसिडियस दांतों में प्रीमोलर्स प्रेजेंट नहीं होते। इररिस्पेक्टिव परमानेंट में अगर देखा जाए तो 32 दांत होते हैं और हर एक क्वाड्रेंट में 8 दांत होते हैं और यहाँ पे प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे यहाँ पे बात लिखी गई है कि डेसिडियस टीथ आर स्मॉलर इन ऑल डायमेंशंस, सिर्फ एक्सेप्ट कर दीजिए सेकंड मोलर्स। जो हमारे दूसरे वाले मोलर्स होते हैं वो थोड़े से डायमेंशन में छोटे नहीं होते, बाकी सारे के सारे दांत डायमेंशंस में छोटे होते हैं। इसी तरह से हमारे सारे के सारे परमानेंट दांत कुछ ना कुछ डायमेंशंस में बड़े होते हैं। डेवलप इनडायरेक्टली फ्रॉम डेंटल लमाइना, डायरेक्टली डेसिडुअस टीथ तो डायरेक्टली डेंटल लमाइना से निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारे परमानेंट दांतों की तो वो डायरेक्टली नहीं निकलते। कुछ ना कुछ लिंगल और कुछ ना कुछ डिस्टल एक्सटेंशंस बनती हैं डेंटल लमाइना में, उनकी वजह से वो डेवलप होता है। ठीक है, डेसिडुअस दांत यूजुअली नॉट कवर्ड विद बोनी क्रिप्ट्स, यहाँ पे परमानेंट दांत बोनी क्रिप्ट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द प्राइमरी टीथ इरप्ट इन द ओरल कैविटी एट एज, मतलब मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बताती हूँ। अप्रोक्सीमेटली जब बच्चा 2.5 से 3 साल तक का हो जाता है तब उसके सारे के सारे दूध के दांत ओरल कैविटी में आ जाते हैं। फिर क्राउन्स तो आ जाते हैं लेकिन उनकी रूट कंप्लीशन नहीं होती। रूट कंप्लीशन होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल चाहिए। तो जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तब उसकी रूट कंप्लीशन हो जाती है। तो ये एज आपको याद रखनी है। इस तरह से परमानेंट में अगर हम बात करें तो जब बच्चा 12 से 13 साल तक का होता है तब उसके सारे के सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और जब वो 14 से 16 साल तक का होता है तब उसकी सबके दांतों की रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ये छोटा सा डिफरेंस, छोटे से टाइप ऑफ टाइम मिलाप्स आपको पता होना चाहिए। ऑल द टीथ डेवलप एंड इरप्ट मोस्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सारे के सारे बनते भी हैं और डेवलप भी होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और वर्टिकल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जॉज में। इररिस्पेक्टिव परमानेंट दांत की अगर बात करें तो डिफरेंट प्लेन्स में बनते हैं। ठीक है, तभी कुछ इम्पैक्टेड हो जाते हैं, तभी कुछ इरप्ट नहीं कर पाते। फिर लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, डेसिडुअस दांतों की ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होती, 12 से 14 साल की उम्र में वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम परमानेंट दांतों की लाइफ स्पैन की बात करें तो 60 साल तक चलते हैं। फिर यहाँ पे बात करी गई है रिलेशनशिप बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ की। तो यहाँ पे एज टू एज रिलेशनशिप होता है बच्चों में, टूथ टू टूथ रिलेशनशिप होता है। वहीं परमानेंट टीथ में इंटरकस्पल रिलेशन होते हैं। ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 रिलेशन होते हैं।
फिर मीजोडिस्टल डायमीटर जो क्राउन का होता है, बच्चों के दांत में मीजोडिस्टल डायमीटर ज्यादा होता है, उनकी सर्वाइकल इंसाइजर लेंथ कम होती है, लेकिन परमानेंट दांतों में सर्वाइकल इंसाइजर लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि क्राउन्स कन्वर्ज ऑक्लूजली सो दैट ऑक्लूजल टेबल इज नैरो। यहाँ पे जो हमारे क्राउन्स होते हैं बच्चों के, वो ऑक्लूजली कन्वर्ज कर जाते हैं, जिससे कि जो ऑक्लूजल टेबल होती है वो नैरो होती है, मतलब ऑक्लूजली नैरो होता है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट दांतों में ऑक्लूजल टेबल नैरो नहीं होती है, क्योंकि वो कन्वर्ज नहीं करते हैं। फिर मार्क्ड सर्वाइकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्राउन इज सीन। सर्वाइकली काफी ज्यादा क्राउन कंस्ट्रिक्ट कर जाता है डेसिडुअस दांतों में, तो क्राउन ऐसा लगता है कि बल्बस शेप का होता है। ठीक है, मैमिलियंस नहीं होते। वहीं परमानेंट दांतों में सर्वाइकल कंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं और मैमिलियंस बनते हैं इनिशियली। ठीक है, बाद में खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रूट्स की, तो थोड़ा सा रूट्स का देखते हैं सीन की, क्या सीन होता है रूट्स का। ओके, तो यहाँ पे रूट्स की बात करी गई है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, सो परमानेंट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी की जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं, ज्यादा सिलेंडर होती हैं और कॉनिकल शेप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज एब्सेंस ऑफ रूट ट्रंक। डेसिडुअस दांतों में तो रूट ट्रंक काफी कम होती है, बिल्कुल ही फॉर्केशन जो है बिल्कुल ही सर्विक्स से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो होती है थोड़ा बहुत रूट ट्रंक होती है परमानेंट दांतों में। ठीक है, फिर डेसिडुअस दांतों में की जो रूट होती है प्राइमरी मोलर्स की, वो काफी ज्यादा फ्लेयर करती है, और जब तक वो अपाइसिस तक मोस्टली काफी ज्यादा फ्लेयर अप कर जाती है, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है रूट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से जो परमानेंट दांत नीचे से जो इरप्ट करने वाला होता है बाद में, उसके लिए जगह बनाती है। इररिस्पेक्टिव ऐसे ही फ्लेयरिंग जो होती है वो परमानेंट दांतों में नहीं होती, क्योंकि इनको किसी के लिए जगह नहीं बनानी होती। ठीक है, इनामल कैप जो होती है, मतलब इनामल की थिकनेस जो होती है डेसिडुअस दांतों में 1 mm होती है, कम होती है और लेस मिनरलाइज रहती है, थिन रहती है, वाइट रहती है। लेकिन वहीं पे इनामल कंस्ट्रक्शन अगर हम परमानेंट दांतों की बात करें तो काफी ज्यादा होती है और मोर मिनरलाइज रहती है। फिर इट इज मोर प्रोन टू एसिड अटैक्स, इज रैपिडली डीमिनरलाइज्ड बाय डेंटिकेरीज। काफी ज्यादा एसिड अटैक हो सकता है, तो अगर पीएच मेंटेन नहीं रहेगी तो एसिड अटैक हो सकता है, डीमिनरलाइजेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इनामल कंपैरेटिवली लेस प्रोन होती है। फिर इनामल रॉड्स की शेप की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो रॉड की जो शेप होती है सर्विक्स पे वो क्लूजली स्लोप करती है। वहीं पे परमानेंट दांतों की अगर देखें तो रॉड्स एट सर्विक्स आर इंक्लाइंड जिंजाइवली, वहाँ पे वो जिंजाइवली होती हैं परमानेंट दांतों में, और डेसिडुअस दांतों में ऑक्लूजली होती हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट जो एनामल का होता है काफी ज्यादा होता है डेसिडुअस दांतों में, वहीं ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम होता है प्राइमरी परमानेंट दांतों में। इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है परमानेंट दांतों में, इस वजह से परमानेंट दांत काफी हार्ड और रेजिस्टेंट होते हैं। प्राइमरी टीथ लेस मिनरलाइज होता है। एसिड एचिंग इसलिए काफी ज्यादा देर तक करनी पड़ती है बच्चों के दांत में, अगर करनी पड़ जाए एसिड एचिंग। वहीं परमानेंट दांतों में काफी कम करनी पड़ती है, काफी कम देर के लिए करनी पड़ती है। फिर enamel develops partially before birth and partially after birth, so the boundary between two portions of enamel is demarcated by lines for accentuated lines of Ritzius or neonatal lines or rings. लेकिन यहाँ पे अगर हम न्यूनेटल लाइन की बात करें तो परमानेंट दांतों में नहीं दिखती, सिर्फ आप पहला मोलर छोड़ दीजिए, उसमें हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो हम यहाँ पे दो एक्सेप्शंस की बात करी थी, एक तो हमने सेकंड मोलर की एक्सेप्शन करी थी क्योंकि उनका साइज ज्यादा छोटा नहीं होता परमानेंट से, दूसरी हमने फर्स्ट मोलर की एक्सेप्शन की बात करी क्योंकि उनमें न्यूनेटल लाइंस हो सकती हैं, एसिनेटल लाइंस और रिट्सियस हो सकती हैं। तो ये सारी रूट्स की डिफरेंसेस थी। अब हम डेंटिन के डिफरेंस की बात करेंगे। डेंटिन का क्या सीन है कि डेंटोइन एनामल जंक्शन जो होता है काफी ज्यादा लेस स्कैलोप होता है। स्कैलोप मतलब जैसे कि आप ये देखिए, मैंने टूवर्ड्स पल्प और डेंटिन के नीचे एक लाइन बनाई हुई है ऐसे, ये स्कैलोपिंग होती है। तो ये स्कैलोपिंग प्राइमरी दांतों में बिल्कुल नहीं होती, परमानेंट दांतों में होती है, और ये इसके जो कन्वेक्सिटीज होती हैं वो पल्प टूवर्ड होती है। वहीं पे ही थिकनेस ऑफ डेंटिन काफी ज्यादा लेस होती है परमानेंट दांतों के कंपैरिजन में, मतलब डेंटिन भी कम थिक होती है और लेस मिनरलाइज्ड होती है। वहीं पे डेंटिन काफी थिक होती है, 2 टाइम्स ज्यादा थिक होती है और काफी ज्यादा मिनरलाइज्ड रहती है। नंबर ऑफ डेंटाइल टिब्यूल्स बहुत कम होते हैं प्राइमरी दांतों में, वहीं डेंटाइल टिब्यूल्स 50 से 90 हजार तक होते हैं पर mm² टुवर्ड्स पल्पल सरफेस ऑफ डेंटिन। ठीक है, प्रीनेटल पोस्टनेटल डेंटिन जो होता है यहाँ पे भी
2 बार डेंटिन बनता है, उनके बीच में लाइंस होती हैं, वहीं पे ये न्यूरेट लाइंस नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट मोलर्स में हो सकती है। तो सेम चीज है, स्कैलोपिंग हो गई, थिकनेस हो गई, मिनरलाइजेशन, डेंटाइटिव्यूज और लाइंस। फिर हम पल्प की बात करते हैं। पल्प वॉल्यूम काफी ज्यादा बड़ा होता है डेसिडुअस दांतों में इन कंपैरिजन टू टूथ, तो काफी ज्यादा बड़ा होता है। एक्सरे में भी काफी ज्यादा बड़ा पल्प आता है। और मीजल पल्प हॉर्न जो होते हैं दांतों के, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं मल्टी रूटेड दांतों में, इस तरह से पल्प वॉल्यूम कम होती है परमानेंट दांतों में। प्राइमरी दांतों में देयर इज नो मार्क्ड सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन बिटवीन पल्प एंड रूट्स। उल्टा हो गया, बाहर के नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर टूथ के हिसाब से देखें तो कंस्ट्रक्शंस होती हैं प्राइमरी दांतों में, लेकिन अगर पल्प की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो नहीं होती, वहीं पे उल्टा होता है, मार्क्ड कंस्ट्रक्शन होती है पल्प चैम्बर और रूट कैनाल में परमानेंट दांतों में। फिर असेसरी रूट कैनाल्स काफी ज्यादा होती हैं थ्रू द रूट कैनाल्स और आल्सो फर्केशन, सो इन्फेक्शन टेंड्स टू स्प्रेड इनटू फर्केशन एरियाज बिफोर स्प्रेडिंग टू पेरिडिकुलर एरिया। सो असेसरी कैनाल्स काफी ज्यादा होती हैं प्राइमरी दांतों में, वहीं से असेसरी कैनाल्स काफी कम होती हैं परमानेंट दांतों में। अपाइकल फोरामेन की जो पोजीशन होती है परमानेंट दांतों में, वो काफी ज्यादा वेरी, प्राइमरी दांतों में काफी ज्यादा वेरी करती रहती है, फिक्स नहीं रहती, इस वजह से जो लेंथ होती है रूट कैनाल की वो भी वेरी करती है प्राइमरी दांतों में। वहीं पे उल्टा होता है सेम परमानेंट दांतों में। रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ पल्प काफी कम है, सॉरी रिपेरेटिव कैपेसिटी मतलब पल्प अपने आप को ज्यादा रिपेयर नहीं कर पाएगा प्राइमरी दांतों में, इस वजह से सेकेंडरी डेंटिन नहीं बनता। वहीं पे उसका उल्टा काफी ज्यादा रिपेयर होता है परमानेंट दांतों में और सेकेंडरी डेंटिन भी बन जाता है। तो ये काफी सारे इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, काफी सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ पे पढ़े हैं। लास्ट डिफरेंस जो थोड़ा सा रह गया है वो ये है कि नर्व्स के बारे में, कि जो नर्व्स होती हैं वो टर्मिनेट कर जाती हैं प्राइमरी दांतों में एट पल्पोडेंटाइनल जंक्शन, पल्पोडेंटाइन के जंक्शन पे, और फिर उनकी ब्रांचेस निकलती हैं नर्व्स की जो डेंटाइन टिब्यूल्स के अंदर घुस जाती हैं और एंड करती है डेंटिनो एनामल जंक्शन पे। ठीक है, वहीं पे जो नर्व टर्मिनेट करती है, टर्मिनल जो होती है वो ट्रांसफर करती है होल टू द लेंथ ऑफ द डेंटाइन टिब्यूल्स एंड एंड इन डेंटिनो एनामल। यहाँ पे वो डेंटिनो एनामल जंक्शन में टर्मिनेट करती है बाय ट्रांसवर्सिंग थ्रू डेंटाइन टिब्यूल्स। रही बात पेरिडोंटल लिगामेंट की, तो पेरिडोंटल लिगामेंट का एरिया बहुत ही कम होता है प्राइमरी दांतों में और लैमाइनर एरिया काफी थिक होती है। वहीं पे इसका उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है एरिया ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट काफी ज्यादा होता है और लैमाइनर एरिया काफी ज्यादा थिन होती है। तो ये हमारा प्रॉपर सा डिफरेंस था प्राइमरी और परमानेंट दांतों में, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम नॉर्मल बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ सबमर्ज टूथ अगर हमें करना है तो क्या होता है। सबमर्ज टूथ मतलब जो निकला नहीं है अभी, इरप्ट नहीं हुआ है, तो इफ परमानेंट टूथ बड इज प्रेजेंट, अगर परमानेंट दांतों की बात है तो सर्जिकली हमें उसको स्टार्ट करना पड़ेगा अगर एक्सफोलिएशन टाइम जो है उसका, सबमर्ज टूथ का क्या मतलब होता है, जो धंसा होता है अंदर, ठीक है, जो निकल नहीं पाता। दिस इज नॉट इम्पैक्शन, आप गलत मत समझिएगा, इम्पैक्शन होता है जो अभी तक ओरल कैविटी में आया नहीं। सबमर्ज टूथ वो होता है कि जो ओरल कैविटी में है बट अंदर धंसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। तो परमानेंट टूथ बड की अगर हम बात करें, अगर परमानेंट टूथ बड है उस जगह के नीचे, तो हमें वो जो फंसा हुआ दांत है उसको निकालना पड़ेगा सर्जिकली, ओनली आफ्टर द पेशेंट हैज क्रॉस द नॉर्मल एक्सफोलिएशन टाइम। अगर नॉर्मल एक्सफोलिएशन टाइम, अगर उस दांत का एक्सफोलिएट, प्राइमरी दांत एक्सफोलिएट होने का टाइम निकल चुका है और फिर भी नहीं निकल रहा है, उसके नीचे परमानेंट टूथ बड बेड है, तो आपको सर्जिकली उस दांत को निकालना पड़ेगा। इफ परमानेंट टूथ बड इज नॉट, अगर वहाँ पे कोई परमानेंट टूथ बड नहीं है, नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप एफपीडी दे सकते हो वहाँ पे, ओनली आफ्टर द कर्व ऑफ फीस एस्टेब्लिश, तो आप एफपीडीज वगैरह दे सकते हो। ठीक है, रैम्पेंट केरीज काफी ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है इस पीडियाट्रिक्स में, और ये मैस्लर ने यूज करी थी, इसी तरह से चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केरीज डेविस ने काफी ज्यादा यूज करी है। Presence of high amount of released proteins aid in supernaturation of saliva and make the tooth resistant। अगर काफी ज्यादा हमारा सलाइवा सैचुरेट हो जाता है तो कीरीज से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और प्रोटीन रिच प्रोटीन्स काफी ज्यादा फायदा करती है। न्यू नेम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कैरीज इज मैटरनली ड्राइव्ड स्ट्रेप्टोकोकस मिटांस डिजीज, एमडी जो है वो ईसीसी के लिए यूज करता है। फिर लैक्टोज कंटेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बोवाइन मिल्क में 4.5, मिल्क प्रोडक्ट्स में 7 और ह्यूमन मिल्क में 7.4, इसलिए नर्सिंग की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ह्यूमन मिल्क से। ओके, क्रिटिकल पीएच फॉर कीरीज हम पढ़ चुके हैं 5.4 होती है, बिलो दिस ओनली डीमिनरलाइजेशन मिलाकर एंड नो मिनरलाइजेशन सीन, सो नंबर ऑफ शुगर इनटेक इज इम्पोर्टेंट। कितनी बार आप ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कितना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडियल टाइम टू स्टार्ट ब्रश इज व्हेन जब टूथ इरप्ट हो जाता है तो ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग सक्सेस ऑफ अपेक्सिफिकेशन, ठीक है, दो चीजें आते हैं, अगर हम बच्चों में अपेक्सिफिकेशन करते हैं तो हमें टाइम रिक्वायर्ड उसकी सक्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 साल चाहिए। वहीं अगर हम बच्चों में एपेक्सोजेनेसिस अगर परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ हमें
9 to 12 मंथ्स चाहिए उसकी सक्सेस को इवेलुएट करने के लिए, और 1.5 साल, बट अपेक्सिफिकेशन के लिए 3 साल चाहिए। फर्स्ट चाइल्डहुड एब्यूज केस, चाइल्डहुड एब्यूज केस जो पहला रिपोर्ट किया गया था वो 1871 में था, और वो एक लड़की थी जिसका मैरी एलन नाम था। अब एक नई चीज होती है, वो होती है बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम, इज अ टाइप ऑफ फिजिकल अब्यूज रिपोर्टेड बाय हेनरी केले, और ये इसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं। बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम में लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर्स हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है, फेलियर टू ड्राइव हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है काफी ज्यादा, और ब्रूजिंग हो सकती है, हेमरेजेस हो सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम में देखने को मिलता है, क्लिनिकल फीचर। फिर एक आता है मुन-जॉनसन सिंड्रोम। मुन-जॉनसन सिंड्रोम is apparently induced condition. It is due to emotional disturbed parents that think that child is still ill and take to doctor frequently. It is mostly to own parents. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस साइड्स और रिकरेंट सेप्सिस ड्यू टू इन्फेक्शंस और क्रॉनिक डायरिया, फीवर, रैशेस। मतलब क्या होता है? मुन-जॉनसन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है, इमोशनली डिस्टर्ब पेरेंट्स होते हैं तो उनको लगता है हमारा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो बार बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे कि ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है, सेप्सिस हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना कंटामिनेटेड सॉल्यूशंस की वजह से, डायरिया हो जाना, फीवर हो जाना, स्किन रैश हो जाना। चाइल्ड अब्यूज एक एक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है, वाइल चाइल्ड निग्लेक्ट एक क्रॉनिक कंडीशन। अगर आप किसी बच्चे को निग्लेक्ट कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो, तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन अब्यूज थोड़े टाइम के लिए अब्यूज करना एक्यूट कंडीशन है। फिर हमारे ड्रग डोजेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। द बॉडी वाटर कंटेंट एंड बॉडी फैट कंटेंट आर हायर इन केस ऑफ चाइल्ड। बच्चे में ना वाटर कंटेंट और फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमें वाटर और फैट सोल्यूबल ड्रग्स बच्चों को देनी पड़ती है। तो सेम डोज ऑफ एल अगर हम बच्चों को लगा रहे हैं एड्रीन के साथ, तो वो 7 मिलीग्राम पर केजी, मतलब अगर 10 किलो का बच्चा है तो 70 मिलीग्राम तक आपको एल दे सकते हो एड्रीन के साथ। विदाउट एड्रीन अगर आपको देना है तो कम हो जाता है, अगर 10 किलो का बच्चा है तो 45 mg आप दोगे, ठीक है, मतलब हाफ हो जाता है। एड्रीन के साथ डबल अमाउंट देनी पड़ती है। सेफ्टी टॉलरेटेड डोज जो होती है फ्लोराइड्स की, हम बच्चों को फ्लोराइड्स भी देते हैं ताकि उनके मुंह में कीड़े वगैरह ना लगे। जो सेफ्टी टॉलरेटेड डोज होती है वो होती है 8 से 16 मिलीग्राम आप दे सकते हो पर केजी के हिसाब से। अगर 10 केजी का बच्चा है तो 80 या 160 हो सकता है। लीथल डोज जो फ्लोराइड की हो सकती है वो डबल हो जाती है, तो 32 से 64, 4 टाइम्स, सॉरी डबल नहीं 4 टाइम्स। अगर आप इसे 4 गुना ज्यादा दोगे, मतलब 8 से 16 मिलीग्राम पर केजी से 4 गुना ज्यादा दोगे तो वो लीथल हो जाएगा फ्लोराइड। फिर एक बास्केट क्राउन टेक्निक आती है, और स्टेनलेस स्टील क्राउन की एक टेक्निक होती है। ए विंडो इज प्रिपेयर्ड ऑन द लीगल साइड ऑफ द फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एस्थेटिक्स। मतलब एक स्टेनलेस स्टील क्राउन लेते हैं और उसमें अगर हम एक लीगल साइड पे विंडो लगा देते हैं तो उसकी वजह से उस क्राउन्स की एस्थेटिक्स इंप्रूव हो जाती है। इसको हम कहते हैं बास्केट क्राउन टेक्निक, बास्केट क्राउन टेक्निक। फिर एक हमारे पास टेक्निक होती है रिवर्स स्टेनलेस स्टील क्राउन टेक्निक। रिवर्स स्टेनलेस स्टील क्राउन टेक्निक इज यूज्ड टू करेक्ट द क्रॉस बाइट। किसी बच्चे की क्रॉस बाइट अगर है, सिंगल क्रॉस बाइट है, तो आप उसके लिए रिवर्स वाला स्टेनलेस स्टील क्राउन दोगे, जिसमें कि इन दिस टेक्निक जो लिंगुअल पोर्शन होता है ना क्राउन का जो एक बकल पोर्शन है, लिंगुअल पोर्शन जो होता है वो इंक्लाइंड प्लेन की तरह एक्ट करता है। तो उसके इंक्लाइंड प्लेन की तरह एक्ट करने से जो क्रॉस बाइट होती है वो ठीक हो सकती है। फिर फैक्टर्स विच चेंज द डिजाइन ऑफ अ कैविटी इन डेसिडुअस टीथ, ठीक है। आप डेसिडुअस टीथ में अगर कैविटी बना रहे हो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कैविटी वो चेंज कर सकते हैं, उसके डिजाइन को चेंज, मतलब कन्वेंशनली जो डिजाइन बनाते हैं उसको बदलना पड़ेगा आपको पूरा साइज देखना पड़ेगा। बच्चे का साइज अगर दांत का छोटा है तो उस हिसाब से अलग हो जाएगा डिजाइन। थिकनेस देखनी पड़ेगी, नावल डेंटिन की क्या थिकनेस होती है वो देखनी पड़ेगी। पल्प हॉर्न्स देखने पड़ेगी कि कहाँ पे कौन सा पल्प हॉर्न है, प्रोमिनेंट तो नहीं है। बक्कल बल्ब्स देखना पड़ेगा। सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन हो सकती है दांत में, वाइड कॉन्टैक्ट एरियाज हो सकते हैं उस दांत के, वाइड डेंटाइनल टिब्यूल्स भी वाइडर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के कैविटी डिजाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों में होती हैं। तो उस हिसाब से हमें देख करके इसमें कैविटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में 2 लाइनें रह गई हैं। स्लो स्पीड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे बच्चे के लिए, और बायोकम्पैटिबल रेस्टोरेटिव मटेरियल भी यूज करना पड़ेगा। बायोकम्पैटिबल रेस्टोरेटिव बेस भी हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एंड होप आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही 1 पेज की रह गई है, मैं अभी कंप्लीट कर सकती थी बट वीडियो लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, सो डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट। थैंक यू।